हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पेपर की आंसर की के बारे में। और आज का हमारा जो पार्ट होगा वो होगा पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं आपको पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड करवा चुका हूँ। उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज बताए मैंने, हालांकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं थे तो उसके अंदर मैंने आपको रेशनल में बहुत कुछ आपको बता दिया है। लेकिन आज के इस पार्ट के अंदर दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिर से रिपीट होंगे, जो यानी कि स्टूडेंट्स ने बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस प्रकार के ऑप्शंस थे, तो आपको क्लियर करने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कौन से उनके आंसर होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो तो देखना ही है, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। जो एम्स की और सीएनसीआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्द से जल्दी मिलती रहे। दोस्तों एक चीज़ फिर से क्लियर कर देता हूँ, आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल पाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप पहले तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, उस पर अकाउंट बनाइए। उसके बाद आप सर्च के ऑप्शन पे सर्च कीजिए नर्सिंग चैलेंजर्स। देन आपको क्या करना है, वहाँ से चैनल और ग्रुप दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप के अंदर डेली टेस्ट सीरीज होती है, उसका भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन डेली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेंटिलेशन को लेकर 3 से 4 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। हालांकि पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, और अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following artificial ventilation mode is best suitable for a patient with respiratory arrest? पेशेंट कौन सा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट का। अब आपको पूछा गया निम्नलिखित में से वो कौन सा आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मोड है जो इस प्रकार के पेशेंट, किस प्रकार के रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शंस आपको सेम एज इट इज ही मिले थे, क्योंकि ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने ही बताए हैं, तो आपको एज इट इज ऑप्शंस मिले थे। हालांकि कुछ ऑप्शंस जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं वो कुछ गलत भी है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन देखिए प्रेशर सपोर्ट, नेक्स्ट सीपीएपी। सीपीएपी का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था प्रीवियस पार्ट के अंदर, वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन, नेक्स्ट असिस्ट कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, असिस्ट कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। अगर आपने ऑप्शन डी करेक्ट आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा। अगर आपने और कोई ऑप्शन किया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो गया है, यानी आपने अगर ऑप्शन डी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए जो असिस्ट कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पे SIMV एंड असिस्ट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन आर ऑफन यूज्ड इन इनिशिएशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। और यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, मशीनरी। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, मशीनरी। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन सी की जाती है, SIMV या असिस्ट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। SIMV का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर में करना है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। SIMV का मतलब है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट यहाँ पे 3-4 और मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस बताए हैं, क्या पता एग्जाम में पूछ ली जाए और आपका आंसर गलत हो जाए, इसलिए आपको गलत आंसर नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे और बताए शॉर्ट फॉर्म वाले। देखिए पहला है बाईपेप, आपको पूछा जा सकता है कि बाईपेप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर क्या करना है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नेक्स्ट आईपेप, आईपेप का मतलब है इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। एंड लास्ट है ईपेप, ईपेप का मतलब है एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो आपको अगर इनसे शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो आपके आंसर अब गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बताया था, लेकिन जो क्वेश्चन कंप्लीट मिला है वो इस पार्ट के अंदर आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन इसमें मतलब पूरा बता दिया गया है। आगे आपको चाहे कुछ भी पूछा गया हो, लेकिन आपको जो पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पेशेंट इज टेकिंग स्टेरॉइड सिंस 6 ईयर, विच वन इज सिन। क्वेश्चन आपको कितना भी बड़ा पूछा गया हो, लेकिन आपको मतलब वही पूछा गया था जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक पेशेंट है जो 6 साल से कंटिन्यूस स्टेरॉइड्स ले रहा है, यानी लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स वो यूज कर रहा है। तो आपको निम्नलिखित में से कौन सी एक वो कंडीशन है जो आपको उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, सीधा सीधा मतलब आपको ये पूछा गया था। अब आपको क्वेश्चन कितना भी लंबा चौड़ा करके पूछा गया हो, लेकिन मतलब आपको यही पूछा गया था। देखिए ऑप्शन में आपको सेम एज इट इज मिले होंगे।
ऑप्शन ए हाइपोनेट्रीमिया, बी हाइपरकेलेमिया, सी हाइपरकैल्सीमिया, डी हाइपरलिपिडेमिया। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको आप ऑप्शन डी हाइपरलिपिडेमिया। अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स यूज करता है तो उसके अंदर आपको हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए इसका रेशनल और देख लेते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस अगर स्टेरॉइड कोई पर्सन लंबे समय तक लेता है तो उसके अंदर देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे स्टेरॉइड्स हैव बीन यूज्ड फॉर ए पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव रिजेक्शन, ये प्रिवेंटिंग रिजेक्शन। मान लीजिए किसी को ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसमें रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स उस पेशेंट को दी जाती है। ये तो आप सभी को पता होगा कि अगर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कोई सा भी ट्रांसप्लांट हुआ है ऑर्गन, अगर किसी पर्सन को हुआ है तो उसके अंदर रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स दी जाती है। अब आपको यही तो पूछा गया है कि 6 साल से पेशेंट स्टेरॉइड खा रहा है तो उसके अंदर कौन से सिम्टम्स या क्या उसके अंदर आप असेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे स्टेरॉइड रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, देखिए यहाँ पे स्टेरॉइड से रिलेटेड जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे? पहला है हाइपरटेंशन, नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, नेक्स्ट हाइपरलिपिडेमिया एंड ओबेसिटी। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, जो स्टेरॉइड लेते हैं वो मोटापा का शिकार हो जाते हैं। जो मतलब आपने ऐसे नहीं सुना तो कभी ऐसे सुना होगा, जो पतले लोग होते हैं वो स्टेरॉइड खा के अपने आप को मोटा कर लेते हैं। तो ओबेसिटी भी कॉज करती है कौन? स्टेरॉइड। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है। देखिए एक तो हाइपरटेंशन, दूसरा है डायबिटीज मेलाइटस, एक है हाइपरलिपिडेमिया, एक है ओबेसिटी। लेकिन आपको इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है और वो है हाइपरलिपिडेमिया। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन डी हाइपरलिपिडेमिया। आगे देखिए आर कोजिंग कंसर्न फॉर इट्स लॉन्ग टर्म यूज, यानी अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड कोई पर्सन लेता है तो उसके अंदर ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडेमिया सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। सीधी सीधी बात है, अगर लिपिड का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यानी कि हाइपरलिपिडेमिया जो कंडीशन है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को भी ज़्यादा से ज़्यादा न्योता देती है, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी कॉज पेशेंट के अंदर कर सकती है। ठीक है, आपको अब कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर आपको आईपीवी और ओपीवी के बारे में बताया था, लेकिन मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट पता नहीं था। लेकिन इस बार क्वेश्चन कंप्लीट अपने को मिल चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इंक्लूडेड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगेंस्ट। जो आईपीवी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया है वो किसके अगेंस्ट बनाई गई है, यानी कि किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, कौन से टाइप के पोलियो वायरस से ये प्रोटेक्ट करती है आईपीवी। जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो कौन से टाइप के पोलियो वायरस से आपको प्रिवेंट करती है, ये आपको पूछा गया था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अंदर टाइप फर्स्ट पोलियो वायरस, टाइप सेकंड पोलियो वायरस, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ पोलियो वायरस। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी टाइप सेकंड पोलियो वायरस। जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो टाइप सेकंड पोलियो वायरस से मोस्ट ऑफ ये प्रिवेंट करती है। वैसे तो टाइप फर्स्ट टू टाइप थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही टाइप से प्रिवेंट करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा केसेज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइप सेकंड पोलियो वायरस से प्रिवेंट करती है। देखिए यहाँ पे IPV will protect against the type 2 poliovirus after the type 2 component of OPV is removed। अगर OPV का जो टाइप 2 कंपोनेंट है अगर वो रिमूव हो जाए तो उसके बाद जो IPV दी जाती है वो टाइप 2 पोलियोवायरस से आपको प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट देखिए इट विल ऑल्सो बूस्ट इम्यूनिटी टू टाइप फर्स्ट एंड टाइप थर्ड। देखिए ये आल्सो ये है ना, जो IPV है वो टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड के लिए भी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, यानी कि इनसे भी ये प्रिवेंट करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये टाइप सेकंड से प्रिवेंट करती है। आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो टाइप सेकंड आपको यहाँ पे करना था। देखिए यहाँ पे एक और कुछ चीज़ें लिखी है जो आपको याद करनी है। ट्राईवेलेंट OPV, कौन सी? TOPV, यानी कि ट्राईवेलेंट OPV एंड IPV प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल 3 टाइप ऑफ पोलियो वायरस। जो ट्राईवेलेंट OPV है और जो IPV है वो टाइप तीनों ही 1 2 3 जो तीनों टाइप है उनसे प्रिवेंट करती है। और एक होती है बाईवेलेंट OPV यानी BOPV जो टारगेट करती है टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड को, बट नॉट टाइप सेकंड। ध्यान रखना, जो बाईवेलेंट
जो बाईवेलेंट ओपीवी है, जो बीओपीवी है, वो टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड से ही प्रिवेंट करती है, लेकिन टाइप सेकंड से कभी प्रिवेंट नहीं करती है। एक चीज़ आप जरूर याद रखना, जो आईपीवी होती है वो इंट्रामस्कुलर यानी इंजेक्शन के थ्रू इनको दिया जाता है, और ये जो ट्रेंड हेल्थ वर्कर होते हैं उन्हीं से दिया जाता है, यानी कि वहीं दे सकते हैं आईपीवी जो ट्रेंड हेल्थ वर्कर होते हैं। वैसे तो अगर आप भी ट्रेंड है तो आप भी लगा सकते हैं आईपीवी, जो आईपीवी की वैक्सीन है वो आप भी लगा सकते हैं, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि आईएम ये इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, साथ में टाइप सेकंड जो पोलियो वायरस है उससे प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉज ऑफ लेरिंजाइटिस इज, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया था कॉज ऑफ लेरिंजाइटिस को लेकर, जो वायरस होते हैं उनके वायरल कॉज की वजह से लेरिंजाइटिस होता है। कौन कौन से वायरस होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। देखिए आपको कॉज पूछा गया था लेरिंजाइटिस का, और ऑप्शंस आपको दिए गए थे सुप्राग्लोटिक इंजरी, जीईआरडी, पेप्टिक अल्सर एंड नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन बी, जीईआरडी। लेरिंजाइटिस का कॉजेटिव एजेंट आपको नहीं पूछा गया था, आपको पूछा गया था कोज, तो आपको कोज में क्या करना था, जीईआरडी। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज लेरिंजाइटिस कोज करती है। देखिए, वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रोनिक लेरिंजाइटिस is that inflammation is caused by GERD, gastroesophageal reflux disease, which cause subsequent irritation of the vocal folds। देखिए जो GERD है वो कैसे लेरिंजाइटिस कोज करती है, क्योंकि GERD के अंदर क्या होता है, बार बार रिफ्लक्स होते हैं, जो फूड कंटेंट स्टोमक के अंदर आपके गया है वो बार बार वापस रिगर्जिटेट होता है, और वो वोकल फोल्ड्स को बार बार इरिटेट करता है, और वो बार बार इरिटेशन की वजह से पेशेंट के अंदर क्या होता है, लेरिंजाइटिस। और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको GERD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मैन्यूअर शुड बी यूज्ड फॉर पेशेंट एडवेन एब्डोमिनल इंजरी। देखिए पेशेंट को एब्डोमन इंजरी हुई है, और उसको जो पेशेंट है उसका एयरवे आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, तो कौन सा मैन्यूअर आप यूज लेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस में मेरे को लगता है कि आपको जो जिस भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शंस बताए उसने बिल्कुल सही तो बताए, लेकिन क्या हुआ कि कुछ गलत उसने ऑप्शंस डाल दिए। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम एज इट इज, यानी कि जस्ट जो थ्रस्ट मैन्यूवर है उसी के अंदर हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट किया जाता है, यानी कि दोनों एक ही है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरे मेन्यूअर्स आपको दिए गए थे, जैसे हेमेल्ची मेन्यूअर या फिर और कोई मेन्यूअर के नाम आपको दिए गए हो, आपको पता होगा जिन्होंने एग्जाम दिया उनको। लेकिन यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था जो थ्रस्ट मैन्यूअर या फिर हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, दोनों का मतलब एक ही है, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए एक्सप्लेनेशन के अंदर देख लेते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर का ऑप्शन नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने भेजा ही ऐसा था क्वेश्चन, तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। देखिए, द पेशेंट एयर इज ओपन बाई परफॉर्मिंग ए हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट या फिर जो थ्रस्ट, तो दोनों का मतलब यही है कि हेड टिल्ट कर लो या फिर चिन लिफ्ट कर लो, इसी को जो थ्रस्ट मैन्यूअर कहा जाता है ना। ये जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर जो थ्रस्ट मैन्यूअर होता है उसके अंदर हेड को टिल्ट किया जाता है और चिन को लिफ्ट किया जाता है। जो थ्रस्ट मैन्यूअर का आपने इमेज नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बता दूंगा किस प्रकार से जो थ्रस्ट मैन्यूअर किया जाता है। आगे देखिए, जो हेमिल्ची मैन्यूअर है वो इसको और किस नाम से जाना जाता है, आपको कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। हेमिल्ची मैन्यूअर को सब डायफ्रामेटिक एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो ऑप्शंस दोनों हैं वो बिल्कुल सही है, आपको अगर ऑप्शन में कुछ अलग से दिया गया हो तो वो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था जो थ्रस्ट मैन्यूअर। ओके, बाकी ये हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट अगर अलग अलग आंसर्स आपको दिए गए थे ऑप्शंस, तो ये तो दोनों ही बिल्कुल सही थे, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेप ऑफ हेमिल्ची मैन्यूअर, आपको पूछी गई थी पहली स्टेप हेमिल्ची मैन्यूअर के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है माउथ क्लीनिंग, नेक्स्ट है कॉल फॉर हेल्प, नेक्स्ट है स्टैंड बिहाइंड द पर्सन एंड नेक्स्ट है ग्रेब द चेस्ट। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, स्टैंड बिहाइंड द पर्सन। हेमिल्ची मैन्यूअर के अंदर क्या किया जाता है, जो हेमिल्ची मैन्यूअर है वो कब परफॉर्म किया जाता है, ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया था, चॉकिंग के अंदर। अगर किसी पर्सन को चॉकिंग हुआ है तो उसके अंदर कौन सा मैन्यूअर यूज लिया जाता है, वो लिया जाता है हेमिल्ची मैन्यूअर। इसके अंदर क्या करते हैं, इसको एब्डोमन थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एब्डोमन जो डायफ्रामेटिक एरिया है, इसीलिए तो यहाँ पे मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया था हेमिल्ची मैन्यूअर का। तो यहाँ पे जो डायफ्राम वाला एरिया है वहाँ पर दोनों हाथ से बिल्कुल कस के पकड़ के और वहाँ पे हेमिल्ची मैन्यूअर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन आप उस पेशेंट के आगे खड़े होके ऐसा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी,
स्टैंड बिहाइंड द पर्सन, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हेमिल्ची मैन्यूअर है उसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले पेशेंट है, जो पर्सन है उसके पीछे आपको खड़े होना है। उसके बाद ग्रेब द चेस्ट को उसके बाद ही पकड़ना है। ऐसे नहीं पहले आप चेस्ट पकड़ रहे हो उसके बाद आप पीछे जा रहे हो, पेशेंट घबरा जाएगा और वो आपको हेमिल्ची मैन्यूअर परफॉर्म नहीं करने देगा। तो आपको क्या करना है, स्टैंड बिहाइंड द पर्सन आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ग्रेब द फिस्ट विथ द अदर हैंड एंड पुश द इनवर्ड एंड अपवर्ड एट द सेम टाइम। इसके अंदर क्या करते हैं, जो आपकी हाथों की मुट्ठी होती है उनको एक दूसरे की तरफ से आपको कस के पकड़नी होती है। जो डायफ्राम वाला एरिया है उससे जस्ट नीचे, एब्डोमेन एरिया के ऊपर और डायफ्राम से जस्ट नीचे, वहां पे आपको दोनों हाथों को एक साथ पकड़ना होता है और इनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट आपको एक साथ करना होता है, ताकि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो ऑब्स्ट्रक्शन बाहर आ जाए, जो फॉरेन बॉडीज अंदर गई है, जो रेस्पिरेशन में दिक्कत कर रही है वो बाहर निकल सके। आगे, परफॉर्म 5 टू दीज एब्डोमिनल थ्रस्ट, और आपको ऐसे ही 4 से 5 बार तो आपको मिनिमम करने हैं ये एब्डोमिनल थ्रस्ट, जिससे पेशेंट को रिलीव मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ टू मैनेज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है प्रीवियस पार्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था थोरेकोसेंटेसिस। बाकी सेम एज इट इज आपको ऑप्शंस दिए गए थे, एनसीडी, आईसीडी यानी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर एंड नीडल सिरिंज विथ आईसीडी एंड न्यूमिनेक्टमी। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको थोरेकोसेंटेसिस। देखिए, थोरेकोसेंटेसिस treatment of tension pneumothorax is immediately needle decompression by inserting a large bore। जो 14 से 16 गेज की जो नीडल होती है, जो लार्ज बोर होती है, वो इंसर्ट की जाती है इनटू द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं। टेंशन न्यूमोथोरेक्स को ट्रीट करने के लिए थोरेकोसेंटेसिस किया जाता है। थोरेकोसेंटेसिस के अंदर जो लार्ज बोर जो नीडल होती है उसके कितने गेज की होती है वो भी आपको पूछी जा सकती है। तो आपको आंसर क्या करना है, 14 गेज या फिर 16 गेज। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है, जो थोरेकोसेंटेसिस किया जाता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर वो कौन से स्पेस से किया जाता है। तो आपको आंसर क्या करना है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। जो मिड क्लेविकुलर लाइन के जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है वहां से ये जो प्रोसीजर वो परफॉर्म किया जाता है। और क्या किया जाता है, एयर विल यूजुअली गैस आउट, और जो एयर टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर जो लंग्स के अंदर एयर का एक्यूमुलेशन हुआ है उस एयर को बाहर निकाला जाता है ताकि पेशेंट अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट देखिए, थोरेकोसेंटेसिस इज ऑल्सो नोन एज प्लूरल टैप। प्लूरल टैप के नाम से भी जाना जाता है, निडल थोरेकोस्टोमी के नाम से भी जाना जाता है एंड निडल डीकम्प्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बताया था, निडल डीकम्प्रेशन यानी कि थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस के ही नाम है ये, निडल डीकम्प्रेशन, निडल थोरेकोस्टोमी एंड प्लूरल टैप। आगे देखिए, इन एन is an invasive medical procedure to remove fluid or air from the pleural space for diagnostic and therapeutic purpose। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी और थेराप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट पर्पज के लिए भी ये जो प्रोसीजर वो परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भी निकाला जाता है और प्लूरल जो एयर एक्यूमुलेट हुई है उसको भी रिमूव किया जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हुआ है तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो थोरेकोसेंटेसिस है वो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू डायग्नोस री इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पूछा गया था कि कैसे री इन्फेक्शन, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसको डायग्नोस किया जा सकता है। ऑप्शंस आपको मिले थे, लैक्टेट डिहाइड्रोजन, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लैक्टेट डिहाइड्रोजन, LDH, CKMB, कार्डियक ट्रोपोनिन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, कार्डियक ट्रोपोनिन। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जो ट्रोपोनिन है वो बेस्ट सेंसिटिव मार्कर होता है कार्डियक, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है उस डिजीज के लिए। देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्डियक ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, आई एंड टी आपने पढ़े होंगे आई एंड टी, लेकिन इनमें से भी मोस्ट जो सेंसिटिव होता है वो कौन सा होता है, ट्रोपोनिन आई, जिसको आप ट्रोपोनिन फर्स्ट भी बोलते हैं कई लोग। ट्रोपोनिन फर्स्ट नहीं होता है, वो ट्रोपोनिन आई होता है। देखिए कार्डियक ट्रोपोनिन, दिस प्रोटीन इज बाय फार द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोमार्कर। ये मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाता है बायोमार्कर के रूप में। इट हैज़ द हाइएस्ट नॉन सेंसिटिविटी, इसकी सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, इसीलिए इसको बायोमार्कर, इस बायोमार्कर को सबसे ज़्यादा यूज लिया जाता है। ये प्रोटीन होता है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है कि नहीं हुआ है।
नेक्स्ट देखिए क्रेटिनिन काइनेज सीके का लेवल भी तो बढ़ता है। देखिए सीके क्या है, दिस एंजाइम कैन आल्सो बी मेजर्ड सेवरल टाइम्स ओवर ए 24 आवर्स पीरियड, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर इस एंजाइम के लेवल को भी आप मेजर करके पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को एमआई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है और ये क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट देखिए मायोग्लोबिन दिस इज ए स्मॉल प्रोटीन दैट स्टोर ऑक्सीजन। ये जो मायोग्लोबिन है वो क्या है, एक स्मॉल प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का स्टोर करता है, यानी ऑक्सीजन को स्टोर करता है। नेक्स्ट देखिए जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड एलडीएच जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये भी बायोमार्कर होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे वॉज आल्सो यूज्ड बट नॉन स्पेसिफिक, इसको भी यूज लिया जाता है लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था कार्डिक ट्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग टू बी होल्ड बिफोर कार्डियोवर्जन के पहले कौन सी ड्रग को बंद कर दिया जाता है, कौन सी ड्रग को स्टॉप कर दिया जाता है, ये आपको पूछा गया था। ऑप्शन में आपको दिया गया था डाइजीपाम, वारफेरिन, डाइजॉक्सिन एंड हिपेरिन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी डाइजॉक्सिन। कार्डियोवर्जन से पहले डाइजॉक्सिन को स्टॉप कर दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट में चल रही है डाइजॉक्सिन और उसका होने वाला है कार्डियोवर्जन, तो आपको पूछा जा सकता है कि कितनी देर पहले या कितने दिन पहले इस डाइजॉक्सिन को स्टॉप किया जाता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें जो डाइजॉक्सिन जो दी जाती है किसी पेशेंट को और उसमें कार्डियोवर्जन अगर किया जा रहा है तो उसके 24 से 48 घंटे पहले डाइजॉक्सिन को बिल्कुल पूरी तरह से स्टॉप कर दिया जाता है अगर उस पेशेंट के अंदर कार्डियोवर्जन अटेम्प्ट किया जा रहा है तो ध्यान रखना 1 से 2 दिन आप बोल सकते हैं, 1 से 2 दिन पहले ही जो डाइजॉक्सिन है उसको स्टॉप कर दिया जाता है अगर पेशेंट को कार्डियोवर्जन देना है तो। नेक्स्ट देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्निक्स अफेजिया इज ऑल्सो नोन एज, वर्निक्स अफेजिया को और किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट देखिए एक्सप्रेसिव अफेजिया, नेक्स्ट है मोटार अफेजिया, नेक्स्ट है यहाँ पे सेंसरी अफेजिया, नेक्स्ट है ग्लोबल अफेजिया। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी सेंसरी अफेजिया। देखिए मैं आपको अलग अलग और भी बहुत सारे नाम बता देता हूँ वर्निक्स अफेजिया के कौन कौन से और नाम है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। Vernix aphasia, also known as receptive aphasia, sensory aphasia, posterior aphasia, is a type of aphasia in which individuals have difficulty understanding written and spoken language. इस प्रकार की अगर किसी को पर्सन होती है यानी कि पेशेंट को बीमारी होती है वर्निक्स अफेजिया की, तो उसमें क्या होता है, डिफिकल्टी होती है लिखने में और समझने में। कोई भी लैंग्वेज हो उसको समझने में भी दिक्कत होगी और उसको लिखने में भी दिक्कत होगी। तो ये जो वर्निक्स अफेजिया उसके और कौन कौन से नाम है ये भी याद रखना, रिसेप्टिव अफेजिया, सेंसरी अफेजिया, पोस्टीरियर अफेजिया। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, सेंसरी अफेजिया। नेक्स्ट देखिए वर्निक्स अफेजिया इज ऑल्सो रेफर्ड एज फ्लुएंट अफेजिया या फिर रिसेप्टिव अफेजिया। ये रिसेप्टिव अफेजिया तो मैंने आपको बता ही दिया है, फ्लुएंट अफेजिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए ब्रोकाज अफेजिया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ब्रोकाज अफेजिया इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको सेम एज इट इज ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहां पे जो आपको करेक्ट आंसर करना होगा वो करना होगा आपको ऑप्शन ए। इसके अंदर देखना ऑप्शन ए क्या है, एक्सप्रेसिव अफेजिया। तो ब्रोकाज अफेजिया को क्या कहा जाता है, एक्सप्रेसिव अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन एक इसके अंदर ऑप्शन मिसिंग है और वहीं इसका करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन क्या था वो तो जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन वीएपी बंडल एक्सेप्ट वीएपी वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। क्या है वीएपी, वेंटिलेशन एसोसिएटेड न्यूमोनिया है, वेंट्रिकुलर नहीं है, वेंटिलेशन एसोसिएटेड न्यूमोनिया। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर पूरी तरह से बता दिया था कि वेंटिलेशन एसोसिएटेड न्यूमोनिया क्या होता है, अच्छे से मैंने बताया, आप प्रीवियस पार्ट के अंदर देख सकते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है जो यूज लिए जाते हैं वेंटिलेशन एसोसिएटेड न्यूमोनिया के अंदर। यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन एसोसिएटेड न्यूमोनिया बंडल एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, सभी प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं एक को छोड़कर, और वो कौन सा छोड़ना था, जो ऑप्शन डी था वहीं आपको छोड़ना था। अब इसके अंदर ऑप्शन क्या था वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतने ऑप्शंस मेरे को मिल गए थे। देखिए हेड एंड एलिवेशन, ये वीएपी बंडल का अगर कोई पेशेंट है तो उसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ये प्रोटोकॉल यूज लिया जाता है। डीवीटी प्रिवेंशन भी किया जाता है, साथ में रिमूविंग सिक्रेशंस भी किए जाते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन के अंदर समझते हैं क्या है। द वीएपी
वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जो भी आप बोलना चाहो। वेंटिलेटर के अंदर भी क्या देते हैं, वेंटिलेशन ही तो देते हैं। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड जो निमोनिया है उसके प्रिवेंशन ऑफ बंडल इंक्लूड्स, यानी कि इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे इंक्लूड किए गए। हेड ऑफ बेड एलिवेशन, पहला यही है, हेड एंड एलिवेशन, ठीक है, 30 टू 45 डिग्री, यानी कि जो हेड है उसको बेड पे 30 से 45 डिग्री एलिवेट कर दिया जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। नेक्स्ट है ओरल केयर विथ क्लोरीहेक्सिडिन, यहाँ पे जो ओरल केयर है वो भी दी जाती है क्लोरीहेक्सिडिन 0.12% से। नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस, पेशेंट का अगर पेप्टिक अल्सर होने के चांसेज है तो उसको भी ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस, पेशेंट को डीवीटी होने से भी बचाते हैं। नेक्स्ट एंड स्पॉन्टेनियस अवेकिंग ट्रायल्स एंड ब्रीदिंग ट्रायल्स, पेशेंट को स्पॉन्टेनियस यानी अवेकिंग जो ब्रीदिंग है वो भी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी की जाती है ताकि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो निमोनिया की वजह से। दिस गाइड प्रेजेंट्स एविडेंस्ड बेस्ड प्रैक्टिस टू प्रमोट वीएपी एजुकेशन या रिडक्शन वीएपी को रिडक्शन करने के लिए ये काम आपको सारे के सारे करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ओरल केयर है, ओरल केयर का मतलब हो गया रिमूविंग सिक्रीशंस भी आपको बार बार रिमूव करते रहना है। क्लोरीहेक्सिडिन से माउथ केयर देनी है, ओरल केयर देनी है। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ही प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं वीएपी बंडल के अंदर। जो आपको ऑप्शन 4 दिया गया था, जो ऑप्शन डी आपको दिया गया था, वो एक्सेप्ट से आपको करेक्ट आंसर करना था। ऑप्शन मेरे को नहीं पता है कि ए में था बी में था, लेकिन आपको वहीं आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी डायमर टेस्ट इंडिकेट, जो डी डायमर टेस्ट है वो किसको इंडिकेट करता है। तो देखिए यहाँ पे डी डायमर टेस्ट आर यूज टू हेल्प रूल आउट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट ब्लड क्लॉट, यानी थ्रोम्बस अगर बन रखा है तो उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए डी डायमर टेस्ट किया जाता है। देखिए कौन कौन सी वो कंडीशंस है जिनके अंदर डी डायमर टेस्ट यूज लिया जाता है। देखिए पहला है डीवीटी, डीवीटी के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस का बन जाना, डीवीटी है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए भी डी डायमर किया जाता है। साथ में स्ट्रोक, स्ट्रोक के अंदर भी हिमेटोमा जैसी कंडीशंस हो जाती हैं, यानी कि ब्लड का क्लॉट बन जाता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी डी डायमर टेस्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या थे मेरे को नहीं पता, लेकिन डी डायमर टेस्ट को लेकर क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स सजेस्टिव ऑफ डीआईसी, डीआईसी का मतलब होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एम्स नॉरसेट 2020 के अंदर, एम्स नॉरसेट 2020 के अंदर पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कि डी डाइमर जो टेस्ट है वो बढ़ा हुआ है तो कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर ये फाइंडिंग देखने को मिलती है। वहां पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था डीआईसी, डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है, तो आपको भी याद रखना है डीआईसी यानी कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन के अंदर अगर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखें तो क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट बिल्कुल कम मिलेगी। एलिवेटेड डी डायमर कंसंट्रेशन, जो डी डायमर टेस्ट किया जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन आपको बढ़ी हुई मिलेगी। डिक्रीज फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन, फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन भी डिक्रीज मिलेगी। एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्लोटिंग टाइम सच एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो पीटी टाइम है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये फाइंडिंग भी आपको याद रखनी है कि डीआईसी के अंदर डी डायमर टेस्ट जो होता है उसके अंदर जो डी डायमर कंसंट्रेशन है वो बढ़ी हुई मिलेगी, लो प्लेटलेट काउंट पीटी बढ़ा हुआ मिलेगा, साथ में जो फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज मिलेगी। तो ये लेबोरेटरी फाइंडिंग डीआईसी के अंदर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोपामाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज सिक्रेटेड बाय, डोपामाइन को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां से सिक्रेट होता है डोपामाइन। डोपामाइन एक प्रकार का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कहां से सिक्रेट होता है, इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको जो करना था वो करना था सब्सटेंशिया नाइग्रा। क्या करना था आपको, सब्सटेंशिया नाइग्रा। देखिए यहाँ पे डोपामाइन इज प्रोड्यूस इन सेवरल एरियाज ऑफ ब्रेन, ब्रेन के सेवरल एरियाज, बहुत ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से जो डोपामाइन है वो सिक्रेट होता है, लेकिन जो मेनली जो एरियाज होते हैं वो दो होते हैं, जैसे सब्सटेंशिया, एक तो बोल सकते हैं आप सब्सटेंशिया नाइग्रा, एंड वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ये जो दो एरिया है वहाँ से मोस्ट ऑफ ये डोपामाइन सिक्रेट होता है। तो जो आपको ऑप्शन में दिया गया था वो दिया गया था सब्सटेंशिया निग्रा, तो ये आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट साइडेड दिल का कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है लोगो, यानी कि ये स्टूडेंट्स ने भेजे हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, यानी अच्छे से समझ में आई, इस प्रकार से क्वेश्चंस भेजे हैं स्टूडेंट्स ने। दिल का मतलब है यहाँ पे हार्ट, क्या है यहाँ पे दिल का मतलब हार्ट, वैसे दिल ऐसा नहीं होता है, दिल तो और ही किसी टाइप से होता है, लेकिन इनमें कुछ नहीं रखा, आपको तो पढ़ाई करनी है ना।
यहाँ पे देखिए हार्ट, राइट साइडेड हार्ट फेलियर सिम्टम्स। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर किसी पर्सन को हुआ है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको ऑप्शंस में तो सिर्फ एक ही सिम्टम दिया गया होगा या फिर हो सकता है 3 आपको सिम्टम दिए गए हो, लास्ट में फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दिया गया हो, लेकिन मेरे को नहीं पता है। लेकिन आपको पूछा गया था कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर अगर किसी पर्सन को हुआ तो उसमें किस प्रकार के साइन सिम्टम से होंगे। तो देखिए कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको एसओबी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, एसओबी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, स्पेशली व्हेन लाइंग फ्लैट। जब वो लाइंग फ्लैट पोजीशन में रहेगा उस टाइम में स्पेशली आपको एसओबी देखने को मिलेगी। काफिंग उस पेशेंट में होगी, डिजीनेस होगी, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड कंफ्यूजन उस पेशेंट में होगा, फैटिग एंड लो एनर्जी, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल डल रहेगा। नेक्स्ट है सडन वेट गेन, वेट गेन भी अचानक से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एपेटाइट, भूख भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है अपसेट स्टोमक, पेशेंट को भूख ही नहीं लग रही है, कुछ खा ही पी नहीं रहा है तो उसका स्टोमक भी कैसा रहेगा, अपसेट ही रहेगा। नेक्स्ट है चेंज इन यूरिनेशन, पेशेंट कुछ भी खाना नहीं खा रहा है, कुछ भी पी नहीं रहा है तो उसमें यूरिनेशन भी चेंज आपको मिलेगा। तो इस प्रकार के जो साइन सिम्टम्स है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल आपको पूछा गया था। अब एग्जांपल कौन सा था आप यहाँ पे देख लेना, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको तो पता है कि कौन सा एग्जांपल आपको पूछा गया था, लेकिन आपको पूछा गया था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यहाँ पे एग्जांपल आपको बताना था। देखिए कौन कौन सा एग्जांपल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के। 3% एनएस, 3% एनएस जो 0.9% एनएस होता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है 3% एनएस, 5% एनएस, 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, यानी D10(5), जो D10W है वो भी किसका एग्जाम्पल है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे जो भी आपको सॉल्यूशन बताए गए हैं वो हाइपरटोनिक ही है। 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% एनएस या सेलाइन आप बोल सकते हैं, 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% सेलाइन, 5% डेक्सट्रोज इन आरएल या फिर एल आर लैक्टेट रिंगर्स या आरएल आप बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर इनकी कॉम्बिनेशन होती है तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन कौन से बन जाते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, बीईडी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशेंट, साइकेट्रिक का क्वेश्चन है ये, पेशेंट है जो बार बार खाना खा रहा है, अनकंट्रोल्ड खाना खा रहा है, मतलब उसको भूख नहीं है फिर भी वो खाना खा रहा है, उसको भूख ही इतनी लग रही है कि वो बार बार खाना खा रहा है, तो उसको कौन सा डिसऑर्डर है। देखिए बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर है यानी कि बीईडी है, तो ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, और ये आपने पढ़ा होगा साइकेट्रिक के अंदर। एक तो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक तो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था बुलिमिया नर्वोसा। ऑप्शंस के अंदर आपको दिए गए थे बुलिमिया नर्वोसा। देखिए बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड एपिसोड ऑफ ओवर ईटिंग यानी कोल्ड बिगिनिंग आप बोल सकते हैं, बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना इस बीमारी के अंदर खाता है। तो जो बीमारी है ज़्यादा खाना खाने वाली वो कौन सी है, बुलिमिया नर्वोसा। और जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसके अंदर क्या करता है, पेशेंट बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है, उसको तो मतलब उसका वेट अगर 40 केजी है तो भी वो ऐसे कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, मेरे को तो वेट 20 किलो ही करना है, मेरे को तो अपने आप को स्लिम रखना है। तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर होता है। और बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, पेशेंट का वजन 60 केजी है फिर भी वो सोचता है कि मेरा तो वजन बहुत कम है, यानी मेरा वजन तो 20 केजी है, वो 150 केजी भी कर लेना तो भी उसको ऐसा लगेगा मेरा वजन तो अभी भी कम है ना। तो ये दोनों साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व इज, ट्रोक्लियर नर्व का आपको फंक्शन पूछा गया था जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है। कौन सी क्रेनियल नर्व है, फोर्थ क्रेनियल नर्व। देखिए द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व इज ऑल्सो मोटार, यानी ये मोटार फंक्शन करती है, जैसे कंट्रोल आई मूवमेंट, जो आई के मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है ट्रोक्लियर नर्व है। ये फोर्थ नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। ओके, फोर्थ नंबर के क्रेनियल नर्व है जो आई के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ फॉन्टेनल को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको क्रेनियोसिंटोसिस। क्यों करना था, जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, क्रेनियोसिनोस्टोसिस या फिर क्रेनियोसिनोस्टोसिस, जो आप यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था। ऑप्शंस तो आपको पता होंगे लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्रेनियोसिनोस्टोसिस आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। ये एक प्रकार का क्या है, देखिए यहाँ पे क्रेनियोसिनोस्टोसिस इज द प्रीमेच्योर क्लोजिंग ऑफ वन और मोर क्रेनियल सूचर्स रिजल्टिंग इन एन एबनॉर्मल हेड शेप। इसके अंदर क्या होता है, जो एक या एक से ज़्यादा जो क्रेनियल सूचर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं प्रीमेच्योर वो क्लोज हो जाते हैं। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है,
क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। याद रखना, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस का मतलब होता है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फोंटेनल। चाहे एक फोंटेनल की बात करें चाहे दो फोंटेनल की बात करें, आपको करेक्ट आंसर में क्या करना है, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। ओके, आगे देखिए, द कंडीशन विल बी इडियोपैथिक, यानी कि इसका कोई इस कंडीशन का आपको मतलब इसका कोई भी अभी तक पॉजिटिव एजेंट या फिर कॉज आपको नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कुछ कॉज आप बता सकते हैं कि कुछ कंडीशंस बता सकते हैं कि इसकी वजह से इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। कॉज्ड बाय हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोफॉस्फेटेमिया, रिकेट्स एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोफॉस्फेटेमिया एंड रिकेट्स, इनकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यहाँ पे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये जो चार कंडीशन इनकी वजह से पेशेंट जो बच्चा होता है उसके अंदर प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फॉन्टेनल्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, ये इडियोपैथिक होती है। नेक्स्ट देखिए, द रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट पेक्टोरलिस मेजर माइनर मसल्स एंड नेक लिम्फ नोड्स विच इज फॉलोइड बाय स्किन ग्राफ्टिंग इज प्रोसीजर कॉल्ड। आपको प्रोसीजर का नाम पूछा गया है जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की क्या हो रही है, सर्जरी हो रही है। अब सर्जरी के दौरान क्या क्या यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है, देखिए, रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल्स, जो ब्रेस्ट की पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल्स होती है उनको रिमूव किया जाता है। साथ में नेक जो लिम्फ नोड है उनको भी रिमूव किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो स्किन ग्राफ्टिंग की जो प्रोसीजर है इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो आपको देखिए ऑप्शंस सेम एज इट इज आपको दिए गए थे कि रेडिएशन थेरेपी, हाई हेल्स्टीड सर्जरी, नेक्स्ट है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, नेक्स्ट है सिंपल मास्टेक्टमी। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर, और रेडिकल मास्टेक्टमी इज द मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप ऑफ मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी का अगर कोई भी प्रोसीजर किया जाता है उसमें मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप का जो मास्टेक्टमी का प्रोसीजर होता है वो कौन सा होता है, रेडिकल मास्टेक्टमी। द सर्जन रिमूव द एंटायर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के आसपास के सारे ऑर्गन्स को, यानी कि जो अफेक्टेड है उन ऑर्गन्स को रिमूव करता है कौन, सर्जन। नेक्स्ट देखिए, लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अंडर आर्म लिम्फ नोड आर रिमूव्ड। इसके अंदर क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो लिम्फ नोड्स जो अंडर आर्म जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कैंसर के अंदर, उनको भी रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट, द सर्जन आल्सो रिमूव द चेस्ट वॉल मसल अंडर द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट के अंडर जो चेस्ट वॉल होती है उसको भी सर्जन क्या करता है, रिमूव करता है, क्योंकि उसके अंदर भी कैंसरियस सेल्स प्रोड्यूस होती रहती है तो उसमें भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये एंटायर जो ब्रेस्ट के जो भी मसल्स है, जो लिम्फ नोड है और जो वॉल है, चेस्ट वॉल है, उनको हटाना क्या कहलाता है, रेडिकल मास्टेक्टमी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे एक्सप्लेनेशन में आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर दे चुका हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो दे दिया लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा गया था वो यहाँ पे देख लीजिए। पेशेंट टेकिंग एंजियोलाइटिक्स बेंजोडाइजिपिन्स विच न्यूरोट्रांसमीटर लेवल गेट इंक्रीज। देखिए पेशेंट क्या ले रहा है, एंजियोलाइटिक्स एंड जो बेंजोडाइजिपिन ड्रग है वो ले रहा है, तो इसमें कौन सा वो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल बढ़ जाएगा। मैंने आपको कल प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया था कि जो अल्फा सब यूनिट होती है गाबा की, उसके साथ में ये कंबाइंड होता है और उसका लेवल बढ़ा देता है, जो गाबा है उसका लेवल बढ़ा देता है। वहां पे मैंने आपको अच्छे से समझाया है, फिर से समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में आपको मिले थे, ऑप्शन ए गाबा, बी सीरोटोनिन, सी डोपामाइन, डी नॉर एपिनेफ्रिन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन ए गाबा। गाबा आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। देखिए गाबा इज द प्राइमरी इनिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका प्राइमरी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, गाबा। द गाबा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा सब यूनिट एंड 2 बीटा सब यूनिट। जो गाबा के रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 सब यूनिट से बने होते हैं, एक तो अल्फा सब यूनिट, दो यानी कि अलग अलग इनके अंदर मतलब बोले तो 4 सब यूनिट होती है, 2 अल्फा सब यूनिट होती है, 2 बीटा सब यूनिट होती है। लेकिन जो अल्फा सब यूनिट है उसके साथ बाइंड आउट होता है बेंजोडाइजिपिन, किसके साथ होता है, अल्फा सब यूनिट के साथ में। तो ये जो बेंजोडाइजिपिन वो किसका लेवल बढ़ा देता है, गाबा का, किसका, गाबा का। ओके, तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्शन ऑफ पिलोकार्पाइन ड्रग। जो पिलोकार्पाइन ड्रग है उसका काम आपको पूछा गया था कि ये काम क्या करती है पिलोकार्पाइन ड्रग। देखिए मियोटिक ड्रग है, कौन सी ड्रग है, मियोटिक। एक होती है मेड्राटिक, एक होती है मियोटिक। तो ये जो ड्रग है वो कौन सी है, मियोटिक ड्रग है। देखिए ऑप्थेल्मिक पिलोकार्पाइन इज यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा, ये ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज ली जाती है। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट के अंदर, ग्लूकोमा कंडीशन कब होती है, जब आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। देखिए आगे, ए कंडीशन इन विच इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ द आई
एंड कैन लीड टू ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। जब आईओपी बढ़ जाता है यानी आई के अंदर जो इंट्राओकुलर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से धीरे धीरे लॉस ऑफ विजन पेशेंट को होने लगता है। ये ग्लूकोमा की कंडीशन आपको बताई जा रही है। इसको ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए पिलोकार्पाइन यूज ली जाती है। आगे देखिए, पिलोकार्पाइन इज एन ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल्ड म्योटिक्स। तो ये म्योटिक्स जो क्लास है उसकी ड्रग है जो क्या वर्क करती है, इट वर्क्स बाय फॉलोइंग एक्सेस फ्लूइड इन ड्रेन फ्रॉम द आई। ये आई से जो एक्सेस फ्लूइड हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो आपको ये जो पूछा गया था, ये वर्ड पूछा गया था कि जो पिलोकार्पाइन ड्रग है वो कौन सा एक्शन करती है, तो आपको आंसर करना था वहां पे म्योटिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट लॉस इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के अंदर जो हीट लॉस होती है वो किस मेथड के थ्रू होती है, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको आंसर में कन्वेक्शन। Infants lost a lot of heat by convection by exposed to cold air। जब बेबी जो इन्फेंट है वो कोल्ड एयर यानी ठंडी हवा के संपर्क में आएंगे तो उसकी वजह से जो हीट लॉस होगी वो कहलाती है कन्वेक्शन। और इसी प्रकार की जो हीट लॉस होती है वो सबसे ज़्यादा इन्फेंट्स के अंदर देखी जाती है। तो यही आपको पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, एंटीडोट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की एंटीडोट आपको यहाँ पे पूछी गई थी। ये स्टूडेंट्स नहीं बताए, मैंने अपने मन से नहीं बनाए। ओके, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑक्सीजन थेरेपी या फिर HBOT। क्या है HBOT? हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। HBOT का मतलब होता है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी और HBOT इसका मतलब यही है, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी is a type of treatment used to speed up healing of carbon monoxide poisoning, gangrene, stubborn wounds and infections in which tissues are starved for oxygen। जिन टिश्यूज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको डायरेक्टली हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। इसको किस किस कंडीशन में यूज ली जाती है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी? एक तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाए तो उस टाइम यूज ली जाती है। गैंग्रीन किसी पर्सन को हो जाए तो गैंग्रीन वाले जो ऑर्गन है, जो गैंग्रीन वाला जो पार्ट है वहाँ पे डायरेक्टली हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। अगर वुंड बना है और वो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें मतलब हो सकता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, वहाँ पे एरोबिक जो वहाँ पे प्रोसेस चलती है, जो ऑक्सीजन की जो प्रोसेस चलती है वो नहीं मिल पा रही है, तो उसकी वजह से वुंड्स क्या होते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उसमें भी हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज ली जाती है। नेक्स्ट देखिए, कुशिंग सिंड्रोम असेसमेंट। और मैं एक चीज़ आपको भूल गया जो बतानी थी, 2020 का जो एम्स का पेपर हुआ था, एम्स MSc नर्सिंग का जो पेपर हुआ था, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो मैंने PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई थी। अगर आपने पढ़ी थी तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गए थे। वो जो भी 5-7 क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिल्कुल आपके सही हो गए थे। तो 5-7 क्वेश्चन बहुत होते हैं यहाँ पे, तो आपको पता होगा एक एक नंबर की वैल्यू होती है। एक नंबर से लोग रह जाते हैं, पॉइंट एक नंबर से भी रह जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, हर एक नंबर की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कुशिंग सिंड्रोम असेसमेंट, यानी कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स आपको पूछे गए थे। हो सकता है आपको कोई भी इनमें से एक ऑप्शन दिया गया हो, लेकिन क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट नहीं मिला, लेकिन इतना क्वेश्चन मेरे को मिल गया कि कुशिंग सिंड्रोम के साइन सिम्टम या असेसमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, BP बढ़ जाता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेशेंट के मोटापा हो जाता है, साथ में देखिए विथ थिन आर्म एंड लेग, जो हाथ और पैर है वो बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं और बॉडी जो है यानी जो एब्डोमेन है वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। बेचारा अकेला एब्डोमेन ही ओबेसिटी का शिकार होता है, हाथ पैर तो बिल्कुल अगरबत्ती और मोमबत्ती जैसे हो जाते हैं। आगे देखिए रेडिश स्ट्रेच मार्क, जो स्ट्रेच मार्क वो भी बन जाते हैं, किस प्रकार के, रेड कलर के। राउंड रेड फेस, फेस के ऊपर राउंड शेप के आपको स्ट्रेच मार्क आपको देखने को मिलेंगे। साथ में फैट लंप बिटवीन द शोल्डर्स, जो शोल्डर्स है उनके बीच में फैट लंप भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मसल्स वीक हो जाएगी, एक्नीज डेवलप होगी, फ्रेजाइल स्किन यानी कटी फटी स्किन भी आपको इस प्रकार के पेशेंट के अंदर दिखाई देगी। तो कुशिंग सिंड्रोम के कुछ साइन सिम्टम्स है, यानी असेसमेंट आप कर सकते हो। अगर इस प्रकार के साइन सिम्टम है तो आप बोल सकते हो कि पेशेंट को क्या हो रखा है, कुशिंग सिंड्रोम हो रखा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस के आपको कॉम्प्लिकेशन पूछे गए थे, तो यहाँ पे मैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस नहीं मिले, लेकिन क्वेश्चंस मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लीडिंग फ्रॉम द इरोजन और अल्सर, अल्सर पेशेंट के अंदर हो सकता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस का क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है, ब्लीडिंग हो सकती है, यानी जो इसोफेगस है या फिर स्टोमक है उसके अंदर इरोजन यानी वहाँ पे किसी प्रकार की ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, यानी अल्सर डेवलप हो सकता है। डिहाइड्रेशन फ्रॉम वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग होने की वजह से पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। रीनल इनसफिशियंसी एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से रीनल इनसफिशियंसी भी पेशेंट के अंदर हो सकती है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की नेक्स्ट के इसके बाद में ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिलेशनशिप बिटवीन मीन मॉड मीडियन, मीन मॉड मीडियन के रिलेशनशिप आपको पूछा गया था डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। तो देखिए यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मॉड मीडियन इज गिवन बाई मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये इसका फॉर्मूला है जो इनके बीच में रिलेशनशिप है। We will understand to empirical relationship between mean mode median is means frequency distribution graph, यानी कि जो मेन मॉड मीडियन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको कौन से ग्राफ के अंदर मतलब डिटेक्ट किया जाता है या फिर कैलकुलेट किया जाता है, कौन से ग्राफ से इसको समझाया जाता है। तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। यहाँ पे आपको पूछा गया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या फिर हो सकता है ये ऑप्शन आपको दिया गया हो, या फिर ये आपको जो फॉर्मूला है वो दिया गया हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, हालांकि इसके आगे एक और क्वेश्चन है, देखिए लास्ट नहीं है। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन इज बेस्ट डायग्नोस्ड विथ, जो सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन किसी पर्सन को होता है तो उसको बेस्ट कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, सेरिब्रल एंजियोग्राफी, ईईजी। यानी ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन इसके अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन आपको पूछा गया बेस्ट डायग्नोस्ड। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, सेरिब्रल एंजियोग्राफी, सेरिब्रल एंजियोग्राफी। देखिए डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी इज यूज्ड एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड, जो सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन है उसके अंदर जो डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी या फिर सेरिब्रल एंजियोग्राफी जो की जाती है वो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है। नेक्स्ट है ईईजी। ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, हैज हाईएस्ट सेंसिटिविटी फॉर इमीडिएट डिटेक्टिंग ब्रेन इस्चीमिया, ब्रेन इस्चीमिया को डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव डायग्नोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट स्टूल स्पेसिमेन शुड बी टेकन टू द लैब इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन, स्टूल का जो स्पेसिमेन लिया है, जो कलेक्शन आपने लिया है उसको इमीडिएटली लैब के अंदर क्यों भेज दिया जाता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए डेफिकल टॉक्सिन डिटेक्शन मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड और टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली और रेफ्रिजरेटेड इफ ट्रांसपोर्ट इज डिलेड, जो डिफिकल्ट टॉक्सिन्स है उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जल्दी से जल्दी जो स्टूल का सैंपल लिया है उसको इमीडिएटली लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाता है। अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो उसको क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटेड किया जाता है, यानी कि फ्रिज के अंदर उसको रखा जाता है जो स्पेसिमेन आपने लिया है। नेक्स्ट देखिए, दिस टेस्ट रिक्वायर रॉ स्टूल नॉट ए फिकल स्वाब, फिकल स्वाब से काम नहीं चलता है, यहाँ पे रॉ स्टूल यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, उसी से टेस्ट का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 27 क्वेश्चन जो आपको इस पार्ट के अंदर मिल चुके हैं, और इससे पहले आपको मैंने एक पार्ट फर्स्ट जो बताया उसके अंदर बहुत सारा आपको नॉलेज प्रोवाइड किया गया है, तो वो भी आप गेन कर सकते हैं। तो आपको ये पार्ट देखना है, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, घर पे रहिएगा और अपनी तैयारी कंटिन्यूअस करते रहिएगा।